जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक एग्जामिनेशन हम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से इस समय चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जो आज का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान होने वाला है दोस्तों। और आपको पता है जो ये क्लास है, ये क्लास किन 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 चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और यूपी ट्रिपल एस रिपीट 2025 के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा यूपीएसआई में, तो आपको ही पता है संविधान से लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो भी इस बार यूपी में दरोगा बनना चाहता है उसको संविधान बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। और संविधान अच्छे से तभी आप कर पाएंगे कि आप लोग पीवाईक्यू के साथ साथ आप लोग थ्योरी पढ़िए और उससे पीवाईक्यू को छोड़कर कितना और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पढ़िए। अगर आप लोग 100% तैयार होकर जाएंगे बाबू, तब वहां पे आप लोग 8-10 क्वेश्चन में मतलब 6 से 8 क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर जिस भी बच्चे को पूरे क्वेश्चन में 100% अपना परसेंटाइल देना है बाबू, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत आपको मैं करवाऊंगा। केवल आपको 1 घंटे मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। एक कागज एक कलम निकाल के बैठे दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप जानते हैं उसको आप, ठीक है, आप नोट मत करिएगा, लेकिन जो आप नहीं जानते उसको जरूर नोट करिएगा। हाँ, लेकिन आप लोग जो बच्चे एक बार संविधान पढ़ चुका है वो मेरे साथ रिवीजन भी कर सकता है दोस्तों। अगर बाबू मैं बात करूं किसके संविधान के बारे में ना, तो संविधान का सबसे पहले संविधान में हम लोग क्या देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास का अर्थ यह हुआ जिस तरीके से किसी चीज के निर्माण में सबसे छोटी चीज, छोटी छोटी चीजें की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार संविधान को बनाने के लिए, जैसे आज की डेट में जो हमारा संविधान है, अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये तो कहीं ना कहीं पहले से आया होगा या तो नया बना होगा। तो इसी तरीके से जितनी भी संविधान में चीजें हैं, सबसे ज्यादा चीज वो पिछली बार आ चुकी थी। ठीक है बाबू, तो उसी के विकास के क्रम में हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज कब आई जो बाद में संविधान में जुड़ी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं बाबू, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान है क्या। संविधान है क्या, ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे कि संविधान है क्या। चलिए बाबू, हाँ, संविधान, संविधान का अर्थ क्या होता है, सम प्लस विधान, अर्थात क्या हुआ, एक समान विधान मतलब कानून, एक समान कानून, सभी के लिए एक समान कानून, संविधान का अर्थ होता है। अगर मैं संविधान की परिभाषा के बारे में बात करूं, तो संविधान की परिभाषा आपका क्या होता है बाबू, कि आपका संविधान द्वारा किसी भी देश या राष्ट्र का संचालन किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये बात की बात है, भारत का संविधान लिखित है, कहीं कहीं अलिखित संविधान है, लेकिन संविधान क्या है, संविधान के द्वारा किसी देश या राष्ट्र का संचालन किया जाता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। नियमों तथा कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन का संचालन होता है या संचालित किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब मैं बात किसके बारे में करेंगे कि बाबू, चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए परिभाषा हो गया। ठीक है, हाँ, संविधान की पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई, ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, सब चीज हम लोग देखेंगे, हाँ, पारी पारी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जब भी संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, हाँ, उसके बाद आप 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हो जाता है। तो आप धीरे धीरे जो जब भी अधिनियम या एक्ट पारित हुआ है, आप सभी को करके चलेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास। ठीक है, हाँ, क्योंकि भारत का जो संविधान है, उस संविधान का विकास इन्हीं सब में देखा जाएगा। अभी जो आप संविधान में पढ़ते हैं, इन्हीं सब चीजें में जितनी ये एक्ट हुई हैं, जितने अधिनियम हुए हैं, सभी का चेहरा आपको दिखने को मिलेगा। तो बाबू सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि अधिनियम बने कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो ध्यान दोगे कि 1498 में पुर्तगाली कंपनी, यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कहां आई, भारत आई, वास्को डी गामा, सभी बच्चे ये जानते होंगे। ठीक है, लेकिन बाबू आपको बताऊं, सन 1600 की बात है। कब की, सन 1600 की बात है। ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 में बाबू क्या हुआ कि एक अंग्रेजी कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी,
इसको 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन ये भारत 31 दिसंबर सन 1600 में इसको भारत भेजा गया बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से बारे में बात करें तो बाबू इसमें लगभग ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया कब, तो आपके सन 1600 में, तो इसी को क्या कहा जाता है, 1600 का सन 1600 का राजलेख, सन 1600 का राजलेख। पेन मोटा है, मैं थोड़ा पतला कर देता हूं, ठीक है। चलिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंग्लैंड में, लंदन में बाबू क्या हुआ, एक कंपनी बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, संसद द्वारा। सन 1600 के राजलेख में इस कंपनी को भारत भेजा गया, भारत और दक्षिण एशिया से व्यापार करने के लिए भेजा गया, और इनको 15 साल की वैलिडिटी दी गई। कितने साल की, 15 साल की वैलिडिटी दी गई। इसमें कितने भागीदार थे, लगभग 217 भागीदार थे। कितने भागीदार थे, तो 217 पार्टनर इसके थे, इस कंपनी के, ठीक है। हाँ, अगर मेरा आवाज क्लियर जा रहा हो तो बाबू एक बार आप लोग थंब इम्प्रेस जरूर कर दीजिए। हाँ, अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर जा रही हो तो, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें लगभग 30,133 पौंड इस समय कंपनी की लागत थी। उस समय कंपनी ने कितना निवेश किया था, 30,133 पौंड, ठीक है। ये पौंड आपका, जैसे यहाँ पे भारत का बाबू क्या है, आपका मुद्रा क्या है, रूपी है, उसी प्रकार से वहां की मुद्रा पौंड थी। चलिए, ये आपका बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सन 1600 का राजलेख, 1600 का जो राजलेख है उसमें क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक, इंग्लैंड ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, उसको भारत भेजा, भारत तथा दक्षिण एशिया भेजा व्यापार करने के लिए, उसको 15 साल तक एकाधिकार दिया, ठीक है। हाँ, उस समय 30,133 पूरी कंपनी की उतनी पौंड लागत थी। चलिए, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1726 का राजलेख, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए 1726 का राजलेख। तो इस समय क्या हुआ था कि बाबू देखो, आप जब पढ़ेंगे कि जितने भी प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी भारत में मेन था। ये आपका क्या है, भारत है, ये आपका भारत हो गया। तो ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, कौन सा हो गया, जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी पहले कहते थे, कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। और आपका ये वाला हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये आपका हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी आपके भारत में थी बाबू, और तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। 1726 में कहा गया कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार है। क्या दे दिया, तीनों को कानून बनाने का अधिकार। क्या दे दिया, कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट हो बाबू, आप लोग मुझे बता देंगे, मैं डाउट भी सॉल्व कराऊंगा आपका, उसके साथ साथ मैं आपका टॉपिक भी कवर कराऊंगा, PYQs भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए, हाँ, ये बात हो गया 1726 के राजलेख के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 1600 का राजलेख बताया, जब कंपनी का निर्माण हुआ, जब कंपनी का निर्माण हुआ। बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, अब हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे संवैधानिक विकास का जो पहला अधिनियम था, पहला एक्ट था, उसको किसको माना जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय, उस समय राजा कौन था, तो राजा कौन था बाबू, आपके जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज तृतीय। अगर मैं बात करूंगा इस समय वहां पे PM कौन था, प्रधानमंत्री कौन था बाबू, तो लॉर्ड नाथ, लॉर्ड नाथ, लॉर्ड नाथ, ठीक है। चलिए, कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का पीछे का जो कारण था, सबसे पहले वो जानिए। सबसे बड़ी बात, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला बनाम आपके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। जब होता है इन दोनों के बीच
युद्ध होता है तो वहां पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो वहीं से कहा जाता है कि अंग्रेज जो शासन प्रशासन में सबसे अपना मजबूत कड़ी दिखाते हैं तो वो कहीं न कहीं दिन है 1757 की प्लासी का युद्ध, जो कि जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी हार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 1759 में एक डच कंपनी थी, उसको वेड्रा के युद्ध में अंग्रेज भगा देते हैं। 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध होता है, उसमें फ्रेंच को हराकर उनको भी भगा देते हैं। फिर आता है 1764 आपके अवध के नवाब और हेक्टर मुनरो, इन दोनों के बीच युद्ध होता है बाबू, जहां पे हेक्टर मुनरो जीत जाता है। और 1764 के बाद 1765 में ही द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा द्वैध शासन क्या होता है। घबराना नहीं है, शब्दों से अगर आप घबराएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए द्वैध शासन के बारे में अगर बात करूं तो द्वैध शासन का मतलब दोहरी शासन, और दोहरी शासन मतलब बाबू कि शासन प्रशासन कोई और करेगा लेकिन राजस्व कोई और देखेगा, प्रशासन कोई और चलाएगा, राजस्व कोई और देखेगा। तो यहाँ पे बंगाल के जो नवाब रहते थे उनको क्या दे दिया गया, वो प्रशासन देखेंगे, शासन प्रशासन देखेंगे, लेकिन राजस्व है, राजस्व कौन वसूलेगा, वो कंपनी वसूलेगी। इसी को कहते हैं द्वैध शासन या दोहरी शासन। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जो जितनी चीजें मैं आपको बताया हूँ वो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये किसकी बात थी, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। देखो हुआ क्या कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना इनकी मजबूरी क्यों हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए हो गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां भेजी थी भारत में व्यापार करने के लिए। तो इसने किया क्या, जो यहाँ पे गवर्नर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको कम चलाते थे, स्वतः अपना व्यापार ज्यादा चलाते थे। और इन लोग इंग्लैंड में क्या दिखाते थे कि कंपनी है घाटे में, कंपनी किस में है, कंपनी घाटे में है, मुझे और पैसा दो तब मैं व्यापार करूं। मतलब चोर को चोर लूट रहा है, समझ रहे ना मेरी बात, कंपनी को इसके गवर्नर ही लूट रहे हैं। इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेगुलेट का अर्थ होता है नियंत्रण, रेगुलेट का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण, इसीलिए इस एक्ट का नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया बाबू, तो बंगाल के गवर्नर, जो केवल बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ कुछ चीजों को आप लोग सीखेंगे। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप लोग बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अब देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। कौन बना भैया, वारेन हेस्टिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया 3 प्रेसिडेंसी, एक क्या बंगाल, एक मद्रास, एक मुंबई। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसको बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब बंगाल के अधीन कौन हो गए, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का भी वहां पे स्थापना किया गया या इसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए हाँ, ये इनकी जो 4 सदस्य थे ये गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए दिए गए थे। हाँ, अब आगे देखते हैं। 1774 में, ये 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है, 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब कहां होगी बाबू, तो आपको दिखा है ये कलकत्ता में। कहां पे, कलकत्ता में। अब ध्यान देना, कलकत्ता में होती है, जिसके प्रथम जज जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, इलेजाह इम्पे। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में कि अन्य जज कौन कौन था, अन्य जज कौन कौन था, तो अन्य 3 थे। तीनों के क्या क्या नाम थे बाबू, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड, ये 3 अन्य थे। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन से
अन्य मुख्य न्यायाधीश 1774 कलकत्ता उच्च न्यायालय के नहीं थे। वहां पे ये 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। यहाँ पे 3 सही है, जो चौथा होगा वही नहीं होगा। इसीलिए आप लोग एक बार इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे किसका नियंत्रण होगा? अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा। मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट से वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। इसी समय क्या किया गया? रिश्वत और उपहार पर प्रतिबंध हो गया। आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप उपहार के रूप में, जैसे आप कोई कहते हैं ना कि मैं उपहार लेना हूं, ये रिश्वत नहीं है, तो आप लोग उपहार भी नहीं ले सकते। ये किसके लिए प्रतिबंध लगाया? गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर जनरल के लिए, या जितने भी कंपनी के आपके और अधिकारी थे उनके लिए, ठीक है। चलिए, ये आपकी थी। और 1781 का समझौता अधिनियम, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ भैया कि जो कलकत्ता थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बहुत फेमस प्रश्न है बाबू, एक बार इसको अच्छे से देखना, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रश्न पूछ लेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कानून बनाने का अधिकार बंगाल को कब दिया गया या किस एक्ट में दिया गया? तो उसे कहा जाता है 81 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, यह आया क्यों? तो जो 1773 में कुछ त्रुटियां थी, जो 1773 में कमियां थी, उनकी सुधार के लिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अगर हम बात करेंगे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, तो यहाँ पे हुआ क्या? कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनमें बाबू, उनमें क्या किया गया? उनके व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया, ठीक है। जहां पे आपका जो व्यापार होगा वो कौन देखेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनको आपका गवर्नर जनरल देखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नर जनरल देखेगा। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, इसको कौन देखेगा? तो इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी, इसको ब्रिटिश संसद देखेगी, ठीक है। हाँ, देखिए, राजनीतिक कार्य को कौन देखेगा? तो वो देखेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जिसपे किसका नियंत्रण रहेगा? तो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण रहेगा। वहीं अगर बात करें जो व्यापार होगा, व्यापार को देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कर्ता धर्ता कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। चलिए, जो द्वैध शासन आपको मैं बताया जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था बाबू, वो आपके यहाँ पे भी द्वैध शासन देखने को मिलेगा। और ये द्वैध शासन यही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको बाद में 1858 में समाप्त कर दिया जाएगा। 1858 में क्यों समाप्त किया जाएगा? क्योंकि 1858 में एक नया पद आ जाएगा जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाएगा। तब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन दोनों का जो लेखा जोखा देखेगा वो कौन देखेगा? अकेले भारत का राज्य सचिव देखेगा, ठीक है। चल, कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को, जो कंपनी द्वारा जहां पे कंपनी का शासन था, वहां पे जो क्षेत्र थे उसको क्या कहा गया कि ये ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है इस पे किसका अधिकार है? तो ब्रिटिश का अधिकार है। चलिए, अब हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बहुत इंटरेस्टिंग है बाबू। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे कर्मचारी लगे थे, अधिकारी लगे थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रख दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रख दिया कि मुझे वीटो पावर चाहिए और मुझे जो आपकी आर्मी है, जो आपकी सेना है, उसका मुझे आप सेनापति बनाइए, कमांडर इन चीफ बनाइए। तो यहाँ पे दोनों ब्रिटिशर ने दोनों शर्त इसका मान लिया और इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं क्या 1793 का चार्टर कानून बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण है, अब कंपनी को जो शासन के लिए एक अधिकार था कि केवल तुम ही जाकर व्यापार करोगे भारत में, अब देखो वो समाप्त होने वाला है। कारण है 1793 का जो ये बाबू आपका चार्टर एक्ट है, इसमें कहीं न कहीं जो वहां पे ब्रिटिश में और कंपनियां थी
उनके दबाव में इस चार्टर को लाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी आप जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे, मुझे भी आप मतलब अदर कंपनी वहां पे जोरों शोरों से लग गई कि मुझे भी आप भारत भेजिए, मैं भी व्यापार करना चाहता हूं और आपको मैं टैक्स पे करूंगा। तो वहां पे जब कंपनियों का बहुत सालों से दबाव आ रहा था तो इस चार्टर एक्ट को लाया गया। और तब जैसे चार्टर एक्ट लाया तो इस चार्टर एक्ट में तो तुरंत ही आपका एकाधिकार को समाप्त करने वाले थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक कहा कि आपका 20 साल तक भारत में व्यापार करने के लिए आप स्वतंत्र है, आपको एकाधिकार है। लेकिन 1793 मतलब 1813 जैसे ही आएगा, यहां से बहुत सारी कंपनियां जाएंगी और वहां व्यापार कर सकती हैं, उनको छूट है। ठीक है, हाँ। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, मेंबर थे, उनको बाबू जो पेमेंट होगा उनको कौन पे करेगा? तो जो भारत से टैक्स वसूला जाता था, तो भारतीय राजस्व में से उनको भुगतान किया जाएगा, उनको पेमेंट किया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, हाँ, ध्यान देना, कभी कभी बच्चा यहाँ पे गलत कर देगा। अगर ये कहेगा कि 20 साल तक कब बढ़ाया गया, तो डायरेक्ट बच्चा मारता है 1813, वहां आप गलत कर देंगे। अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। 1813 ही आने वाला है। देखो, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, ठीक है, इसमें यह कहा गया कि कंपनी का जो एकाधिकार है उसकी समाप्ति हो जाएगी, एकाधिकार की समाप्ति हो जाएगी। ये आपका लिखा है, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति। लेकिन 20 साल तक समय यहां भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन किस पे बढ़ाया जाएगा कि चाय पत्ती का व्यापार कर सकते हो और चीन का व्यापार के लिए तुम्हें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ केवल व्यापार कर सकती है और चाय पत्ती का व्यापार कहीं भी वो कर सकती है। 20 साल के लिए इस पे उन्होंने इस व्यापार के लिए छूट दिया था। लेकिन अगर आप कहेंगे वार्निंग ये 1793 में दे दिया था, जब 1793 में वार्निंग दिया तभी तो ये कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया, केवल 2 चीज के लिए इनको छूट दिया गया। ठीक है, चलिए, चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को स्वतंत्र कर दिया गया, कंपनी को एकाधिकार दे दिया गया। और इसी समय 1813 में बाबू ईसाई जो मिशनरियों थे बाबू, उनका आगमन हो गया भारत में और वो ईसाई प्रचार जोरों शोरों से होने लगा। और 1813 के ही चार्टर एक्ट में हर साल 1 लाख रुपया किस पे? शिक्षा पर खर्च करेंगे। और यहीं से वेस्टर्न शिक्षा की शुरुआत होती है, वेस्टर्न एजुकेशन की। ठीक है, चलिए, हाँ, अगर अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं। कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1813 में। कंपनी को पूर्ण रूप से एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1833 में जो चाय और चीन है उनको भी वो समाप्त कर देगा। लेकिन वार्निंग अगर आ जाएगा तो वार्निंग 1793 में ही दे दिया गया था। अगर बात करें 1833 का चार्टर एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक जो बंगाल का बाबू गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो केवल बंगाल तक शासन करता था, क्योंकि कारण है बंगाल के ही अधीन कौन है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ओवरऑल जो है उस वहां पे भारत में किसका शासन है कंपनी में? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का। तो इसीलिए पहले इनडायरेक्ट शासन करते थे, अब इन्हीं को क्या कह दिया गया कि आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगर आपसे देखिए, इनसे 2 प्रश्न बनता है, या तो कह दे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या तो पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी ये थे। जब ये थे तभी तो ये पद समाप्त कर दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है बाबू? तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य आया, एक मेंबर आया, कानूनी मेंबर आया, जो कौन था बाबू? तो आप लोग नाम सुने होंगे, मैकाले। अगर आपसे पूछे मैकाले विधि सदस्य कब बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में मैकाले को एक विधि सदस्य बनाया गया। दास प्रथा खत्म किया गया। सबसे
सबसे दास प्रथा से प्रश्न दो चीज पूछता है कि दास प्रथा का अंत किसने करवाया। तो प्रथम आपको जो हेल्प किए थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। हाँ, राजा राम मोहन राय इसमें किसकी मदद लिए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनसे मदद लेकर दास प्रथा का अंत करा दिया। क्या करा दिया, दास प्रथा का अंत करा दिया गया। ठीक है बाबू, चलो। हाँ हाँ, एक सेकंड, सभी लोग रुके रहेंगे। चलिए, हाँ, राजा राम मोहन राय किसकी मदद से दास प्रथा का अंत कर रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से दास प्रथा का अंत कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें हुआ क्या, ध्यान देना। 1853 का चार्टर एक्ट, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है क्या कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। किसका, खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। ये कब हुआ, तो 1853 के चार्टर एक्ट में। लेकिन पहला जो एग्जाम हुआ वो 1854 में हुआ, जहां पे भारत का कोई सदस्य नहीं बैठा था, भारत से कोई नहीं बैठा था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत का प्रथम सिविल सेवक कौन बना, तो आपके कौन बने, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई साहब थे। चलिए, हाँ, तो बाबू कौन बना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए, यहां पे आपके क्या बने, भारत के प्रथम सिविल सेवक। क्या बने, भारत के प्रथम सिविल सेवक, प्रथम सिविल सेवक। अच्छा, कब बने, तो 1863 वाले एग्जाम में ये बैठे थे, वहीं पे इन्होंने परीक्षा पास किया। और 1863 में भारत के प्रथम सिविल सेवक कौन था बाबू, तो वो थे आपके कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए, हाँ, इसी समय 1853 के चार्टर एक्ट में ही जो विधवा पुनर्अधिनियम था उसको भी पास किया गया था। लेकिन उसको खत्म कब किया गया, 1856 में। क्या बाबू, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया आपका, 1856 में बाबू। इसको 1856 में विधवा पुनर्अधिनियम लाया गया कि विधवा जो है उनका पुनर्विवाह किया जा सकता है। इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था भैया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, उम्मीद करता हूं जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ बाबू, चलिए नोट करते चलिए। अब देखते हैं क्या 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, कंपनी का जो शासन था बाबू, कंपनी से शासन कहाँ चला गया अब आपका, अब चला गया किसके पास, क्राउन के पास। क्राउन मतलब ब्रिटिश के पास। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी एक्ट आए ये आपके क्या थे, तो ये आपके एक्ट थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। लेकिन 1857 की भारत में क्रांति सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं बाबू, मैं वीडियो बनाया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति हुई भारत में। वहां से क्या हुआ कि सभी जगह क्रांतियों से, चाहे झांसी हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका बाबू जमशेदपुर हो, हर जगह से बहुत लोग, जगदीशपुर से बहुत लोग अपनी क्रांति की शुरुआत कर चुके थे ब्रिटिश के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। किसी तरीके से साल 2 साल में
क्रांति का दमन किया गया, ठीक है, जहां पे आपके ह्यूरोज और कैंपबेल का बहुत बड़ा योगदान था क्रांति का दमन करने में। लेकिन बाबू आपको बताऊं, इस क्रांति से ब्रिटिश जो क्राउन थी, जो संसद थी, वो बौखला गई थी। इसीलिए उसने क्या कहा कि अब कंपनी का जो शासन है, कंपनी का शासन नहीं होगा, अब किसका शासन होगा, अब ब्रिटिश संसद मतलब पूरा शासन प्रशासन कौन करेगा, अब क्राउन करेगा। इसीलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम में यहाँ पे जो मैं आपको बताया ना, द्वैध शासन की समाप्ति हो जाएगी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था उसको समाप्त कर दिए और एक नया पद बनाया जिसको क्या कहा गया, भारत का राज्य सचिव। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका बना था और जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, उस पे नियंत्रण किसका हो जाएगा, भारत का राज्य सचिव का हो जाएगा। और एक चीज और, जो अभी तक महामहिम या आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल होता था, अब वो किसके नीचे हो जाएगा, भारत के राज्य सचिव के वो नीचे हो जाएगा। जो भारत का राज्य सचिव कहेगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। चल, तो गवर्नर जनरल को, हाँ एक चीज और, गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का वायसराय, फिर नाम चेंज कर दिया गया, क्या बनाया गया, भारत का वायसराय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे कह दे कि भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया, तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। ध्यान देना, लॉर्ड कैनिंग वही है जो 1857 की क्रांति किसके समय हुई, तो कैनिंग के समय। 1857 की क्रांति आपके किसके समय हुई, तो वो है कैनिंग के समय। चलिए, घोषणा पत्र महारानी का लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा, तो इलाहाबाद में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अब जितने भी अधिनियम आएंगे, अभी तक एक्ट था, अब उसको हिंदी में अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम अब आएगा। तो अब जो पहले एक्ट थे बाबू वो बनते थे ब्रिटिश में, लेकिन अब जितने भी अधिनियम आएंगे वो कहां बनाए जाएंगे, वो भारत में बनाए जाएंगे। तो देखते हैं क्या 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। चलिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भी कानून बनेगा उसमें जो भारतीय मेंबर होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा कि हम ये कानून बना रहे हैं, ठीक है। विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया जाए, 3 भारतीय मनोनीत को किया गया विधान परिषद में। और वो 3 कौन कौन थे बाबू, तो ध्यान देना, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव। कौन था, दिनकर राव। और कौन था, दिनकर राव। चलिए, मद्रास और मुंबई जो बंगाल के अधीन थी, अब वो क्या हो गई, ये दोनों स्वतंत्र हो गई, अब ये उनके अधीन नहीं रहेगी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली, अब पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता है, ध्यान देना, क्या बाबू, पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। हाँ, तो बाबू ये क्या होता है कि जितने भी, जिस प्रकार से आप भारत में इस समय देख रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आपके हो गए, कानून मंत्री हो गए, तो सभी का अलग अलग मतलब बांट दिया गया है और सबके, जैसे वित्त मंत्री अलग हो गए, सभी के मंत्री को बनाया गया है कि आप अपना पद संभालिए और अपना आप कार्यभार देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से उस समय भी जैसे गृह हो गया, रक्षा हो गया, सभी को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, सौंप दिया गया था। और सभी को, जैसे जो गृह का अध्यक्ष था, जो रक्षा का अध्यक्ष था, सभी जितने भी मंत्री थे सभी को स्वतंत्र आजाद कर दिए थे कि आप कानून बना सकते हैं, अपने अपने विभाग के ऊपर, ठीक है। वही होता है पोर्टफोलियो प्रणाली। उसके बाद वायसराय को जो अध्यादेश आप देखते हैं कि राष्ट्रपति को इस समय 123 के तहत अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो अध्यादेश आपको कब देखने को मिला, 1861 में ही अध्यादेश आ गया था। कब, 1861 में। हाँ, वायसराय को नए प्रांत या नए राज्य की स्थापना की शक्ति थी और जो पहले से प्रांत हैं उनका सीमा विभाजन कम ज्यादा वो कर सकता है, सीमा परिवर्तन करने की भी इजाजत थी। वायसराय को विधान परिषद की स्थापना की शक्ति कि वायसराय विधान परिषद अपना बना सकता है, जिस प्रकार से आप देखते हैं
कि 5-6 जगह भारत में क्या है, विधान परिषद का जो है विधान परिषद उसको बनाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। अगर हम बात करेंगे बाबू तो उस समय 1862 में बंगाल में विधान परिषद, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद और 1897 में पंजाब में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, सॉरी, विधान परिषद का गठन किया गया। चलिए, अगर मैं बात करूं 1852, देखो बाबू मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम 1861 से केवल 2 चीज याद कर लो, एक पोर्टफोलियो याद कर लो सबसे बड़ी चीज, और एक अध्यादेश। 1861 से केवल 2 प्रश्न पूछा जाता है, या तो ये पूछता है कि जो 3 विधान परिषद में जो 3 सदस्य मनोनीत किए गए थे वो आपके कौन कौन थे, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव, यही 3 प्रश्न आपके 1861 से पूछे जाते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ, इससे केवल एक चीज ध्यान देना कि बजट पर भारतीयों को बजट पर प्रश्न तथा बहस करने का अधिकार मिला और इनको निर्वाचन प्रणाली में छूट मिली। ठीक है, चल, हाँ, अगर मैं बात करूं बाबू, हाँ चलिए, अगर बात करूं किसके बारे में, 1909, बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले, हाँ अच्छा नाम भी बताऊंगा क्यों नाम पड़ा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। उस समय मार्ले कौन था, जिसका पहला नाम आएगा बाबू वो कौन रहेगा, वो रहेगा भारत का राज्य सचिव, और जो बाद में आएगा वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल या वायसराय, या वायसराय। ठीक है, ध्यान देना। 1909 में केवल एक चीज याद करना, यहाँ पे पहली बार सांप्रदायिकता को छूट मिली और मुस्लिमों को सांप्रदायिकता, निर्वाचन में मुस्लिमों को उनका क्षेत्र बांटा गया कि आप सांप्रदायिकता को, मुस्लिम को सांप्रदायिकता दिया गया कि आप अपना चुनाव लड़ सकते हैं, जो आपका क्षेत्र है वहां से केवल मुस्लिम ही लड़ सकता है, केवल मुस्लिमों को 1909 में सांप्रदायिकता दिया गया। ठीक है, चलिए, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान दिया गया, जिसमें कौन, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम सदस्य बनाया गया। सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया, मैंने आपको बताया ना, और किसको दिया, तो मुस्लिमों को दिया, मुस्लिमों को। ठीक है, हाँ, आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा दलितों को भी मिलेगा, ठीक है, सिखों को भी मिलेगा। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता प्रतिनिधि तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र, जो मैं आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखा है। मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको, मिंटो को, क्योंकि मिंटो ही जो निर्वाचन है उसको सांप्रदायिकता के आधार पे यही सबसे पहले बांटा, और मुस्लिमों को सबसे पहले यही क्या देता है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र लड़ने के लिए जगह। चलिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको भी बाबू क्या कहते हैं, जिस प्रकार से 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसी प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब ध्यान देना, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है, तो हमने क्या बताया, पहला शब्द किसको जाएगा, सचिव, क्या रहेगा, ये भारत का उस समय सचिव रहा होगा, और जो दूसरा शब्द है ये कौन रहेगा, वायसराय रहेगा, या इसी को गवर्नर जनरल कहते हैं। ठीक है, तो चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था और मॉन्टेग्यू क्या था, राज्य सचिव था। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव तथा चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। वही बात है बाबू। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन था, प्रांतों में पूर्ण रूप से शासन नहीं था, लेकिन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई, मतलब दोहरी शासन, प्रांतों में प्रांतों का भी शासन रहेगा और केंद्र के भी शासन रहेगा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे, लियोनेल कॉर्टिस, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ, इसीलिए इसको जरूर देख लेना। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित किया गया, केंद्र में भी 2 सदन व्यवस्था स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए, जो आपको पता है आरक्षित क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, हाँ, मतलब बहुत से कम लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, और किसके आधार पर, भूमि के आधार पर, टैक्स के आधार पर और आय के आधार पर। सांप्रदायिकता आधार पर देखो, अब तभी केवल 1909 में केवल किसको मिला बाबू, मुस्लिमों को मिला। अब देखो, सिखों को भी मिल गया, भारतीय ईसाइयों को भी मिल गया, आंग्लों को भी मिल गया, तथा भारत और यूरोपी के लिए भी अलग अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर मुझसे अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। चलिए,
1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो संविधान में आज आप देखते हैं, क्या अभी इस समय 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, आपकी टोटल 12 अनुसूचियां हैं और लगभग आपके 25 भाग है बाबू। तो वो कहीं न कहीं वहां वो जो आपको देखने को मिलता है 1935 से ही आपको यह एक विशिष्ट बहुत बड़ा दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन हाँ, इसमें प्रस्तावना शामिल नहीं था। इसमें क्या था? प्रस्तावना का अभाव था, क्योंकि प्रस्तावना को आपको भी पता होगा कि 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था। ठीक है, चले। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछता है, ध्यान देना आप। 1935 का आया है ना, बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यहीं से आपके, मैं यही बताता हूं आपको कि यहां से ही आपका आरबीआई की स्थापना हुई। हाँ, आरबीआई की स्थापना हुई कब? 1935 में। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब? 1937 में। बहुत महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम के तहत ही आरबीआई की भी स्थापना की गई है और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उसकी भी स्थापना की गई है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांत से अब समाप्त कर दिया गया, केवल केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांत में जो थे वो उनको स्वतंत्रता दी गई। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, मतलब टोटल वहां पे 10% जनसंख्या, जैसे 100 है तो 100 में से 10 लोग वहां पे वोट डाल सकते थे। एक संघीय लोक सेवा आयोग बाबू, यूपीएससी एंड और स्टेट पीसीएस को प्रावधान किया गया यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। अब सभी लोग मुझे बताएं यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? देखता हूं कौन इसका जवाब दे पाएगा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग बाबू लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। 1947 का जो अधिनियम था बाबू, यहाँ पे आपको पता है कि क्या इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया। भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ये भारत को स्वतंत्र किया गया, इसमें क्या हुआ बाबू? तो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली, जो कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, इसने घोषणा किया, क्या किया? ध्यान देना इसको, घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, मतलब ब्रिटिश का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो चलो ठीक है, इसने घोषणा कब किया? 20 फरवरी को ही, लेकिन बाबू 4 जुलाई को अधिनियम पारित किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 की बात हो रही है, सब 1947 की बात हो रही है। ठीक है, 4 जुलाई को क्या किया गया? अधिनियम को पारित किया गया। अब देखो 15 जुलाई को जो बिल था उसको कहां? हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किया गया। कहां पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को दोनों जगह क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या? उसके बाद क्या देखेंगे कि आपका 14 अगस्त की मध्यरात्रि मतलब 15 अगस्त भी लग गया था, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, ठीक है, वहां पे दोनों देशों का हस्ताक्षर करवाकर वहां पे उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए 14 अगस्त को कौन मनाता है? पाकिस्तान मनाता है क्या? स्वतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को कौन मनाता है? भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा।
ये 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर अविभाजित भारत को दो भागों में बांट दिया गया। मैं आपको पहले बताया, दो देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। अब सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देंगे, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, मैं आपको बाबू यहाँ पे तो ये चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ। अभी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा किसके बारे में, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव बाबू पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव आया कब, अगस्त प्रस्ताव आया कब। तो आप लोग ध्यान देंगे, 8 अगस्त 1940 को क्या आया, अगस्त प्रस्ताव आया। इससे एक फेमस प्रश्न ये पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव जब आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या, क्रिप्स मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन से आपकी डेट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 1942। 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। वेवेल योजना, योवेल योजना के बारे में अगर बात करूं बाबू तो आपका कब आया वेवेल योजना, तो योवेल योजना आपका कब आया भैया, तो आपके 1945 में। ठीक है, चलिए ये अभी मैं आपको कैबिनेट मिशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब संविधान सभा या संविधान का जो निर्माण है, जो आपका पार्ट 2 क्लास 2 में मैं आपको कल दूंगा बाबू, उसमें आपको कैबिनेट मिशन को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया, उसमें कौन कौन कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसके साथ कैबिनेट मिशन ने क्यों आया था, संविधान सभा का निर्माण करने आया। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। चलिए, ये आपका PYQ है बाबू, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जितना भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था, किस अधिनियम का गठन किया गया था, तो आपको पता है 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता पूर्ण रूप से अगर पूछ लेता तब आपका आंसर क्या हो जाता, तब आपका आंसर हो जाता 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के रूप में जाना जाता है बाबू। तो याद करो, मॉन्टेग्यू 1919, मार्ले 1909। ठीक है, तो कहां पे है 1919, ये है। इसमें क्या किया गया, इसमें सिखों, ईसाइयों, भारतीय मिशनरियों को सांप्रदायिकता चुनाव के लिए छूट दी गई या स्वतंत्रता की दी गई। ठीक है, चलिए 1892 से अगर पूछेगा तो क्या कहोगे, बजट पर बहस और प्रश्न पूछने के लिए 1892 के अधिनियम में बताया गया। 1861 में वायसराय को अध्यादेश और पोर्टफोलियो प्रणाली 1935 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई आपका, और RBI की भी स्थापना की गई थी। 1909 को क्या कहा गया भैया, इस अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है, तो मैंने क्या बताया, मार्ले मिंटो सुधार। साइमन कमीशन कब आया भारत, तो 1928 बता दे रहा हूं आपको। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट 1919 में ध्यान देंगे। हाँ, 1857 के महान विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, तो बाबू याद करो, मैं आपको बताऊं कौन, लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक तो 1833 के जो चार्टर एक्ट आया उसमें था, और ये दास प्रथा का अंत करता है। किसका, दास प्रथा का अंत करता है। वेलेस्ली को क्या कहा जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ, मैं थोड़ा बता देता हूं, बाद में जब मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। रेल, डाक, इन विश्वविद्यालय, इन सब चीज की शुरुआत कौन करता है, तो इन सब चीज की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और सबसे बड़ी चीज हड़प नीति, सबसे पहले हड़प नीति कौन लागू किया, लॉर्ड डलहौजी। और सतारा को सबसे पहले ये हड़पा था, किसको, सितारा।
निदेशक तत्व वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित मिलते जुलते हैं। अधिकार पत्र, मैकाले रिपोर्ट या उद्देश्य संकल्प या निर्देशों के साधन। तो आपको पता है मैकाले रिपोर्ट 1833 में आता है विधि सदस्य के रूप में, ठीक है। लेकिन बाबू ये कब पूछा, 1935 का। निर्देशों के साधन जो है उससे आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम मिलता जुलता है। आपको भी पता है 300 से ज्यादा इसमें अधिनियम थे, लगभग 10 अनुसूची भी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कब पारित किया गया बाबू? 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए, इसके महान नेता थे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी वहां से कब वो जो शासन प्रशासन है वो क्राउन के हाथ में चला गया? तो मैं आपको बताया हूं कब, 1858 में। क्योंकि 1857 की जो महान क्रांति होती है उसी से ब्रिटिश संसद बौखला जाती है, इसीलिए वो क्राउन अपने हाथ में सत्ता ले लेती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। हाँ, घोषणा पत्र कहां पढ़ा जाता है? तो घोषणा पत्र कहां? इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। ध्यान देना, कौन पढ़ता है? लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। उसी में घोषणा पत्र में यह भी लिखा था कि एक नया पद भारत का राज्य सचिव बनाया जाएगा और उसके नीचे जो गवर्नर जनरल रहेगा, जो वायसराय रहेगा, वो उसके नीचे वर्क करेगा और ब्रिटिश संसद का वो डायरेक्ट प्रतिनिधि होगा। कौन? गवर्नर जनरल। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो बाबू कौन थे? मैं आपको बताया, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1858 में वायसराय इन्हें बनाया गया था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? तो कब की गई भैया? 1853 के चार्टर अधिनियम में। और पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में इस परीक्षा को पास किए थे, ठीक है। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है बाबू। हाँ, चलिए अब देखता हूं क्या है आपका ये अंतिम प्रश्न है 10वां। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, तो बाबू किसे जाना जाता है? तो वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच को। ध्यान देना, ये कब आया था? तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था बाबू। 1854 में यहाँ पे क्या हुआ? इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा मिला, इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा मिला। लेकिन जो प्राइमरी क्लास थी उनको स्थानीय भाषा में पढ़ने का भी मौका दिया गया, स्थानीय भाषा में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, ये आपका अंतिम प्रश्न था भैया। हाँ, जो आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रश्न और बहुत अच्छा ये सेशन लगा होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े थे सभी का मैं धन्यवाद करता हूं बाबू। और सभी लोग जाने से पहले जितने लोग चैनल को न सब्सक्राइब किए हों वो सब्सक्राइब कर ले, इस सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे बाबू। और जिसका कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को देख लूंगा और क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, जो चीज़ें न समझ में आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं दोबारा उस चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। आपको पता है इस क्लास की टाइमिंग क्या है? दोपहर का 2 बजे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।